हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। इस समय 3 बहुत ही बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, एक टर्की और भारत को लेकर और दूसरी अपडेट आ रही है डेनमार्क और भारत को लेकर। डेनमार्क ने आज की डेट में वेस्टर्न देशों को आईना दिखाने का काम किया है, जो भारत के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाया करते थे। आज की तीसरी अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर, जो अपना 5th जनरेशन का F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भारत को बेचना चाहता है। बढ़ते आज की पहली अपडेट की तरफ। अभी तक मुझे लगता था कि टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान के कश्मीर मुद्दा उठाने के कारण जो टर्की और भारत की सरकार के बीच जो कूटनीतिक दुश्मनी बढ़ रही है, यानी दोनों देशों की सरकारों के बीच संबंध खराब होने के कारण हमारे लोगों के संबंध कभी खराब नहीं होंगे। इन शॉर्ट, पीपल टू पीपल कनेक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर पूरी तरह से गलत था। जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों का एक सेक्शन दिल से भारत से नफरत करता है, ठीक उसी तरह से अब टर्की के अंदर भी कुछ लोगों का एक ऐसा वर्ग बन गया है जो दिल से भारत से नफरत करने लगे हैं। एंड टर्की के ये लोग भी अब पाकिस्तान की तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भारत के लोगों के खिलाफ डेरोगेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगे हैं, भारत के बारे में अपमानजनक स्टेटमेंट्स देने लगे हैं। अभी रिसेंटली एक दिन पहले क्या हुआ कि इंडियन एयरफोर्स का एक सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट महाराष्ट्र के नासिक में क्रैश हो गया था और इस क्रैश में किसी भी पायलट की जान नहीं गई थी, दोनों पायलट सेफ थे। अब जैसे ये न्यूज सामने आएगी भारत का एक फाइटर जेट क्रैश हो गया है, उसके बाद से पाकिस्तान के साथ साथ टर्की के डिफेंस पोर्टल्स ने भी ये न्यूज शेयर करना स्टार्ट कर दिया और भारत का मजाक बनाने लगे। ये स्क्रीनशॉट है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये टर्की के डिफेंस पोर्टल ने पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत का एक और फाइटर जेट हेवन यानी कि स्वर्गलोक की तरफ रवाना हो गया है। ऊपर की तरफ इन्होंने तेजस फाइटर जेट, मी-17 हेलीकॉप्टर, MiG-21 और सुखोई फाइटर जेट दिखाए हैं, जो पिछले कुछ सालों में भारत में क्रैश हुए थे। यानी अब ये वाला फाइटर जेट भी उनको स्वर्गलोक में जाकर ऊपर की तरफ ज्वाइन कर रहा है। अब यहाँ पर टर्की के डिफेंस पोर्टल्स इस तरह से मजाक बनाने लगेगी जैसे इनके पायलट्स कभी भी एक्सीडेंट का शिकार नहीं होते हैं, लेकिन आखिरकार कर्मा नाम की भी कोई चीज होती है। भारत का ये सुखोई फाइटर जेट जून 4 को क्रैश हुआ था, जिस दिन लोकसभा चुनावों के नतीजों की घोषणा हो रही थी। दिन में 1:30 के करीब भारत का ये सुखोई Su-30 MKI क्रैश हुआ था, मगर उसके 3 घंटे के अंदर ही टर्किश एयरफोर्स का एक और ट्रेनिंग फाइटर जेट क्रैश हो गया। ये जो आप सारे विजुअल्स देख रहे हैं ये उसी टर्किश ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के हैं। दुख की बात यह है कि इस दुर्घटना में टर्किश एयरफोर्स के 2 पायलट्स जो इस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के अंदर सवार थे, उन दोनों की मौके के ऊपर जान चलेगी। जिस तरह से भारत के पायलट्स क्रैश से ठीक पहले इजेक्शन बटन दबाकर फाइटर जेट से बाहर आ गए थे एंड सेफली जमीन के ऊपर लैंड हो गए थे, उतना समय टर्की के पायलट्स को नहीं मिल पाया, या मे बी टर्की के ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में जो सीट इजेक्शन मैकेनिज्म था उसने मौके के ऊपर काम ही नहीं किया होगा। अब इस स्टोरी का क्रक्स ये निकलता है कि टर्की के डिफेंस पोर्टल्स भारत के फाइटर जेट्स के क्रैश होने की खुशी मना रहे थे, लेकिन उसके अगले 3 घंटे के अंदर ही खुद टर्किश मिलिट्री का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और साथ में 2 पायलट्स की जान भी चलेगी। उसके बाद तो भारत के किसी भी पोर्टल ने खुशी नहीं मनाई कि टर्की का प्लेन क्रैश हो गया है। आई होप कि टर्की के लोग अपने प्रेसिडेंट अर्दोगान को फॉलो करते हुए भारत से दुश्मनी ना पालें, क्योंकि जिस दिन अर्दोगान टर्की में प्रेसिडेंट पद से हट जाएगा, टर्की में नई सरकार आई तो भारत और टर्की के रिलेशनशिप वापस से 2017 जैसे हो जाएंगे। आपको शायद वैसे ये पता नहीं होगा कि साल 2017 में अर्दोगान भारत के दौरे के ऊपर आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बायलैटरल मीटिंग्स की थी। उस समय उनके सर के ऊपर मुस्लिम खलीफा बनने का बुखार बिल्कुल सवार नहीं था, और जब वो भारत आए थे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मांग की थी कि भारत को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए और टर्की भारत की मेंबरशिप बिड को सपोर्ट करेगा। यानी वीटो पावर के लिए भारत को टर्की का उस समय पूर्ण समर्थन मिला था। आज की नेक्स्ट अपडेट आ रही है डेनमार्क और भारत को लेकर। आपको पता है कि वेस्टर्न देश भारत के लोकतंत्र के बारे में कितनी उल्टी सीधी टिप्पणी करते रहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आरोप लगाया करते थे कि उनके रूल में भारत के अंदर लोकतंत्र बचा ही नहीं है और भारत डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है। लेकिन लोकसभा चुनावों के नतीजों में डिक्टेटर अपने आप को 272 सीटें भी नहीं दिला पाया, डिक्टेटर ने अपने आप को मेजॉरिटी नहीं दिलाई। इसी को लेकर डेनमार्क के एम्बेसडर ने पिछले कल बिना किसी देश का नाम लिए इन सभी वेस्टर्न देशों को एक बहुत ही कड़ा जवाब दिया है। दरअसल डेनमार्क के भारत में एम्बेसडर फ्रेडी स्वेन ने स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र की जीत हुई है, भारत में लोकतंत्र हमेशा से भी ज्यादा मजबूत हुआ है। मैं दुनिया के जिस हिस्से से आता हूँ, यानी कि यूरोपियन और वेस्टर्न देशों में कई सारे सवाल उठाए जाते हैं कि क्या भारत का लोकतंत्र रोबस्ट और सॉलिड यानी कि मजबूत और ठोस भी है या फिर नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि उन सब देशों की सारी चिंता और डाउट अपने आप गायब हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काफी बेहतर भी थे और आज जब वो तीसरे टर्म में एंटर हो रहे हैं, हम दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत होंगे। डेनमार्क के एम्बेसडर ने भी यहाँ पर इशारा किया कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रूल में डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाते थे, उनको भी पता चल गया होगा कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है और कितना नहीं। आज की 3rd अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को लेकर। आपको याद होगा पिछले साल फरवरी महीने में जो एरो इंडिया 2023 एयर शो हुआ था, उसमें हिस्सा लेने के लिए अमेरिका ने अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को भारत भेजा था।
और ये पहली बार हुआ था जब अमेरिका को कोई स्टेल्थ फाइटर जेट भारत की धरती के ऊपर लैंड हुआ था। उस समय ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका ने भारत के एयर शो में अपने स्टेल्थ फाइटर जेट इसलिए भेजे थे ताकि भारत उनसे F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदे और इसके बारे में विचार करे। अब ऑब्वियस सी बात है कि एरो शो में इंडियन एयरफोर्स चीफ से लेकर नेवी चीफ, आर्मी चीफ ये सारे हिस्सा लेने आते हैं। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स के भी कई सारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स वहां पर डेली रहते हैं, जिन्होंने उस दौरान अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की इंस्पेक्शन की थी, एक तरह से करीब से इनकी जांच पड़ताल की थी। और ये भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए बहुत ही बड़ा मौका माना जा रहा था, क्योंकि अमेरिका केवल अपने क्लोज अलाइज और नाटो के देशों को ही ये F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट बेचता है। उस समय कई सारे थिंक टैंक्स ने ये सवाल उठाया कि अमेरिका भारत में अपने F-35 भेजकर आखिरकार क्या मैसेज देना चाहता है। अमेरिका को आखिरकार क्या जरूरत है कि वो भारत के एयर शो में अपना F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट प्रमोट करे। क्या अमेरिका भारत को अपने F-35 का ऑफर दे रहा है, या फिर अमेरिका ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि भारत अब उनका काफी क्लोज अलाई बन गया है, जैसे कि नाटो देश हैं या फिर इजराइल और जापान जैसे देश हैं। इसके साथ ही उस समय भी कई सारे थिंक टैंक्स ने ये सवाल उठाए थे कि अगर अमेरिका भारत को F-35 ऑफर करेगा तो इसको लेकर भारत की एयरफोर्स का अमेरिका को क्या फीडबैक होगा। क्या भारत अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स को परचेज करने में इंटरेस्टेड होगा या फिर नहीं। तो अब ये सिचुएशन भी क्लियर हो गई है, क्योंकि इसको लेकर एक नई अपडेट आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका पुश कर रहा था कि भारत ने जिस तरह फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स परचेज किए थे, सेम उसी तरह से भारत अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज करे। मगर भारत ने अमेरिका के F-35 के ऑफर को लेकर कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं किया, एंड इसके पीछे का कारण है इंडियन एयरफोर्स। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडियन एयरफोर्स अमेरिका के 5th जनरेशन का फाइटर जेट लेने के बिल्कुल खिलाफ है, एंड इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि F-35 को इंडियन एयरफोर्स में कमीशन करने से पहले इंडियन एयरफोर्स को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कई सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, और न सिर्फ ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स बल्कि टैक्टिक्स और बाकी जेट्स के साथ कंपैटिबिलिटी भी एक इशू है, जिसको लेकर इंडियन एयरफोर्स की काफी सारी रिजर्वेशंस थी। भारत ने अभी तक केवल रशियन और फ्रेंच फाइटर जेट्स ऑपरेट किए हैं। दूसरा कारण बताया जा रहा है बजट। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट भारत एक बार को खरीद भी ले, लेकिन उनकी मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि वो इंडियन एयरफोर्स के बजट के बाहर की बात है। इसके बाद तीसरा कारण था भारत का खुद का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम AMCA। अब उसके ऊपर भारत ने काफी सारा टाइम और रिसोर्सेज ऑलरेडी खर्च किए हैं। अगर भारत F-35 परचेज करेगा तो फिर उस केस में AMCA प्रोजेक्ट की फंडिंग करना काफी मुश्किल हो जाएगा, और सारे का सारा ध्यान फिर F-35 फाइटर जेट्स के ऊपर ही रहेगा। तो AMCA प्रोजेक्ट बिल्कुल बैकफुट के ऊपर चले जाएगा, एंड उसके बाद फिर से हमें फाइटर जेट्स के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। एक बार AMCA फाइटर जेट बन जाए, उसके बाद भारत उसी को अपग्रेड करके नया फाइटर जेट बनाया करेगा। चौथा कारण बताया जा रहा है 114 फाइटर जेट्स का मल्टी रोल फाइटर जेट्स का टेंडर। इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि भारत सरकार पहले उस टेंडर को पूरा करे, क्योंकि इस समय जो इंडियन एयरफोर्स का स्ट्रेटेजिक विजन और जरूरत है उसको एक मल्टी रोल फाइटर जेट ही पूरा करेगा। एट लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अमेरिका के फाइटर जेट्स काफी सारे इफेंट बट्स के साथ आते हैं, यानी आसान भाषा में कहूँ तो अमेरिका अपने फाइटर जेट्स बेचते वक्त कई सारी कंडीशंस भी साथ में ऐड ऑन कर देता है। इसके खिलाफ यूज करना, उसके खिलाफ नहीं करना, इस देश के ऊपर अटैक करना हो तो अमेरिका से परमिशन लेना, वगैरह वगैरह। एंड अगर भारत उनको फॉलो नहीं करता तो अमेरिका कल को भारत को अपने F-35 फाइटर जेट्स के स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस और रिपेयर करने से मना कर देता। वैसे अच्छा है कि इंडियन एयरफोर्स ने अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स में इंटरेस्ट शो नहीं किया। हमें खुद का AMCA प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहिए, वरना हम ये दूसरे देशों के फाइटर जेट्स के सर्कल से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। वैसे आपकी क्या राय है कि क्या हमें अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज करने चाहिए, या फिर स्वदेशी मेड इन इंडिया AMCA प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम करना चाहिए और उन्हीं का वेट करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।